मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। आइए डेली की तरह हम लोग सेशन की शुरुआत करें और सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल लाइन से करना चाहेंगे। देखिए यहां लिखा गया है, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं। मतलब अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो समस्याओं को ना देखकर समस्याओं का हल देखना हमारा पहला नजरिया होना चाहिए। इसी क्रम में दोस्तों आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, निश्चित ही इस सेशन से आपको लाभ होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी की ये सीरीज। हाल ही में प्रकाशित टाइम आउट 2022 इंडेक्स में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन बना है। यहां देखिए विकल्प के रूप में पहला एडिनबर्ग, दूसरा शिकागो, तीसरा मैडलिन, चौथा दिया गया एम्स्टर्डम। जो हमारा विकल्प सही है दोस्तों यह है विकल्प नंबर ए। टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के आधार पर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में किसे चुना गया है? एडिनबर्ग को चुना गया है। यह किस देश की राजधानी है? यह स्कॉटलैंड की राजधानी है, स्कॉटलैंड की राजधानी है। क्रमशः इसी क्रम में शिकागो और मैडलिन और एम्स्टर्डम, ग्लासगो, ये सारे शहर जो हैं ये क्रमशः बने हुए हैं। अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो टॉप 10 में भारत के किसी शहर को स्थान नहीं मिला है, जबकि 14वें स्थान पे दिल्ली है, 14वें स्थान पे दिल्ली है और 26वें स्थान पे आपका मुंबई 26वें स्थान पे है। आपको याद होगा हाल ही में स्टूडेंट रैंकिंग या स्टूडेंट के लिए भी एक रैंकिंग रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे उपयोगी रहने योग्य स्टूडेंट के लिए शहर के रूप में किसे चुना गया था। तो यही हम अगर रिकॉल कर लें तो वह लंदन जो है ये स्टूडेंट के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है रहने के लिए। अगर हम बात करें इसमें भारत के क्या कोई शहर हैं तो हाँ, भारत के इसमें भी दिल्ली और मुंबई शहर जो हैं ये स्टूडेंट के हिसाब से सही स्थल के रूप में जाने जाते हैं। अब यहां पर आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है कि हाल ही में टाइम्स के ही द्वारा दो ऐसे शहरों को चुना गया है जो कि भारत से संबंधित हैं। तो वो कौन से शहर हैं? तो पहला आपका अहमदाबाद है, दूसरा कौन सा है? केरल है। ये दो शहर भी चुने गए हैं। अब यहां कुछ इंडेक्स से बात हो रही दोस्तों, तो हाल ही में IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में लगातार दूसरी बार भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जबकि आपको याद होगा ध्वनि प्रदूषण का भी इंडेक्स जारी किया गया था। ध्वनि प्रदूषण इंडेक्स में दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण कहां है? तो सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण जो है ये बांग्लादेश की राजधानी जो है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है। इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम भारत में देखें कि भारत में ध्वनि प्रदूषण किस जगह सर्वाधिक है तो यहां पर पहले स्थान पे मुरादाबाद हो जाएगा और दूसरे स्थान पे राजस्थान का भिवानी जिसको कहते हैं, भिवानी है, ये स्थल है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस में अपने देश की मुद्रा को यूरो के रूप में अपनाकर 20वां देश बना है? मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने यूरो के रूप में अपनी मुद्रा को अपनाकर 20वां देश बना है। तो यहां देखिए पहले विकल्प दिया गया है डेनमार्क, दूसरा बुल्गारिया, तीसरा दिया गया क्रोएशिया और चौथा दिया गया भारत।
तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा, क्रोएशिया। अब ये जाने क्रोएशिया किस महाद्वीप का देश है, तो क्रोएशिया जो है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। साथ ही साथ यूरोप, बुल्गारिया और सोफिया, बुल्गारिया, साथ ही रोमानिया, मैसेडोनिया, इन सारे देशों को बाल्कन देशों के नाम से जाना जाता है। और बाल्कन देश कितने हैं, तो बाल्कन जो देश हैं 10 देश जो हैं ये बाल्कन देशों में आते हैं। अब अगर हम बुल्गारिया की बात करें तो इसकी राजधानी जो है ये सोफिया है, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अब यहां बात हो रही है कि यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला ये 20वां देश बना है, 20वां देश बना है। आपको क्रम भी याद रखना है। तो इससे पहले कौन शामिल हुआ था, तो इससे पहले जो है लिथुआनिया 2015 में यूरो को अपना मुद्रा के अपनाने वाला देश बना था। और अगले क्रम में कौन सा देश ऐसा है जो यूरो को अपने मुद्रा के रूप में अपनाने की कोशिश में है, तो वो बुल्गारिया जो है ये यूरो को अपने राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने के लिए प्रयासरत है। यह प्रश्न आपको जानना अत्यंत ही जरूरी है। अब यहां से आपको ये सारी जानकारी, जैसे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और क्रोएशिया की राजधानी जो यहां जाने तो जागरेव है, और क्रोएशिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया और रोमानिया, ये सारे देश जो आते हैं 10 देश क्रमशः बाल्कन देशों की श्रेणी में आते हैं। आपसे पूछा जाता है बेनेलक्स देश कौन कौन से हैं, तो बेल्जियम है, नीदरलैंड है, साथ ही साथ लग्जमबर्ग हैं। ये तीनों देश बेनेलक्स देशों के नाम से जाने जाते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, तो देखिए पहला विकल्प दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा दिया गया झारखंड। अब यहां प्रश्न का उत्तर जो हमारा है मित्रों, यह उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में जालौन से चित्रकूट तक 7 जिले से होकर गुजरने वाले एक्सप्रेस वे को नाम दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और इसकी दूरी कितनी है, तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसकी दूरी कितनी है, तो 296 किलोमीटर की दूरी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो जालौन से चित्रकूट तक 7 जिलों को कवर करेगा। अभी हाल ही में एक प्रश्न आप चर्चा में रहा है मित्रों कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं, 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और भारत का पहला शहरी एलिवेटेड जो रोपवे सिस्टम है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उसके लिए आपका यह एक्सप्रेसवे कौन है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो किसको किसको जोड़ता है, हरियाणा साथ ही साथ आपके दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता है द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये भारत का पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। अगर हम बात करें ही रोपवे सिस्टम को सबसे पहले भारत में सार्वजनिक सेवा के लिए कहां से प्रारंभ किया गया, तो वाराणसी से प्रारंभ किया गया। और अगर अन्य प्रश्नों के रूप में अगर हम देखें तो हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे भी चर्चा में रहा। ये कहां से कहां तक गुजरता है, तो मथुरा से प्रयागराज के बीच में जो एक्सप्रेसवे है उसे किस नाम से जाना जाता है, गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसकी दूरी कितनी है, तो इसका 594 किलोमीटर की दूरी है। साथ ही साथ आप लोगों को याद होगा आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, इसकी दूरी कितना है, तो 302.2 किलोमीटर
किसकी दूरी है? आगरा एक्सप्रेसवे। ये किनको किनको जोड़ता है? तो लखनऊ से आगरा को जोड़ता है। जबकि एक एक्सप्रेसवे को और याद रखना है, यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, इसकी दूरी कितना है? तो ये 165 किलोमीटर, 165.5 किलोमीटर। अब यहाँ किलोमीटर का लिखने का उद्देश्य यह है, आपको कथन के रूप में, मल्टीटास्क के रूप में दिया जा सकता है कि आगरा एक्सप्रेसवे की दूरी 295 किलोमीटर है, या यमुना एक्सप्रेसवे की दूरी 160 किलोमीटर है, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो जालौन से चित्रकूट के बीच में 7 जिलों को जोड़ेगा, इसकी दूरी जो 296 किलोमीटर है, यहां पर 280 लिखा जा सकता है। आप अगर किलोमीटर दूरी अगर जानेंगे तो यहां से आपके प्रश्न जो हैं वो गलत होने की संभावना कम होगी। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा ISSF। अब इसको पहले जाने, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहां देखिए, पहला दिया गया है 10 पदक, दूसरा 8 पदक, तीसरा 19 पदक, चौथा दिया गया है 22 पदक। तो यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, या विकल्प नंबर बी सही होगा। कितना जीता है? ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कितना पदक जीता है? 8 पदक जीता है। इसमें से 3 स्वर्ण जीता है, 3 स्वर्ण जीता है, 4 रजत जीता है, साथ ही साथ 1 कांस्य पदक जीता है, और 8 पदकों के साथ पदक तालिका में भारत कहां है? प्रथम स्थान पर है। आपको याद रखना है कि अर्जुन बबूता जो कि पहला स्वर्ण पदक जीते थे भारत के लिए, उनका संबंध किस खेल से है? तो वो क्या है? निशानेबाज है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कुछ हाल फिलहाल के दिनों में जो खेल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन का किताब किसने, 2022 का किताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में तो राफेल नडाल ने जीता है, जबकि महिला वर्ग में किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने जीता है। अगर हम बात करें फिर फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन 2022 का किताब किसने जीता है? तो अगेन राफेल नडाल ने जीता है, और महिला वर्ग में इगा स्विएटेक ने जीता है। अगर हम बात करें विंबलडन की 2022 का, तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला वर्ग में पहली कजाक महिला या एशिया की पहली महिला जिन्होंने जीता है एलिना रिबाकिना ने। और अगर हम यही बात कर लें, हाल ही में अंडर 19 कप किसने जीता है? तो अंडर 19 कप भारत के द्वारा जीता गया है। बात कर ले चर्चित IPL का, तो IPL का किताब किसने जीता है? तो गुजरात राज्य ने जीता है, और उप विजेता कौन रहा है? राजस्थान रॉयल्स रहा है। और ये क्रम कौन सा रहा है? ये 15वां क्रम रहा है। अगर हम बात करें पहली बार रणजी ट्रॉफी किस राज्य के द्वारा जीता गया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। अगर हम बात करें ICC महिला वर्ल्ड कप का किताब किसने जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और अगर हम बात करें T20 महिला वर्ल्ड कप का किताब किसने जीता है? तो यह किताब भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि थॉमस कप को किसने जीता है? तो पहली बार थॉमस कप को भारत ने जीता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मंकी पॉक्स भारत के किस राज्य में पहला केस के रूप में पाया गया? देखिए यहां प्रश्न के रूप में पहला दिया गया है कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा मिजोरम, चौथा दिया गया है केरल। तो दोस्तों इस जो प्रश्न है, प्रश्न का जो सही हमारा विकल्प होगा या विकल्प नंबर डी सही होगा। केरल राज्य में मंकी पॉक्स का पहला केस पाया गया, और यह व्यक्ति कहां से आया था? UAE से
लौटकर भारत आया था। और मंकी पॉक्स से किस तरह के लक्षण देखे जाते हैं? सेम जैसे चेचक में लक्षण देखे जाते हैं उसी प्रकार के लक्षण मंकी पॉक्स में देखे जाते हैं। और यह वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अब यहां पर आपको याद रखना है कि वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस के अध्ययन को दोस्तों वायरोलॉजी कहा जाता है। साथ ही साथ सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वह वायरस को कहा जाता है। आपको याद होगा टमाटर फ्लू जो कि विगत दिनों में चर्चा में रहा। ये सबसे पहली बार कहां देखा गया था? जिसमें बच्चों को ये ग्रसित, बच्चे इससे शिकार हो रहे थे, जिसमें बच्चों का चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो जाता था। तो इसमें कहा गया, इसका नाम दिया गया था टमाटर फ्लू। और इसका भी संबंध किस राज्य से था? केरल राज्य से था। अब यहां पर अगर हम बात करें हाल ही में सर्वाइकल कैंसर की विश्व में पहली बार दवा बनाने वाला कौन सा देश है? तो अपना भारत है। सर्वाइकल कैंसर की सबसे पहली बार दवा बनाने की काम किसने किया है? भारत ने इसके खोज की है। और ये किस संस्था के द्वारा बनाई जा रही है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्वाइकल कैंसर की दवा बनाई जा रही है। अब यहां आपको याद रखना है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया गया? यहां देखिए दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए पहला दिया गया 17 जुलाई, दूसरा 11 जुलाई, तीसरा 1 जुलाई, चौथा दिया गया है 10 जुलाई। तो यहां पर जो सही हमारा विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर ए सही होगा। विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो समाज के वंचित लोग हैं उनको न्याय तक पहुंचाना या उनको न्याय दिलाना। अब यहां से दिवस से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस ऐसे हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको अगर हम रिकॉल कर लें तो वहां पर गलत होने की संभावना कम होगी। अगर हम शुरुआत जनवरी माह से करें और क्विक रिवीजन के रूप में देखें तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 24 जनवरी के बारे में तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 25 जनवरी के रूप में तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें यहीं पर 23 जनवरी के रूप को तो पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इसका संबंध किससे है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से है। अगर हम बात करें यहीं 2 फरवरी की तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहीं 27 फरवरी के रूप में तो विश्व प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 3 मार्च का विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 22 मार्च का तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 7 अप्रैल का तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें अगर 24 अप्रैल के बारे में तो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 22 अप्रैल का तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें यहीं 8 मई के बारे में तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात कर लें 21 मई की तो विश्व चाय दिवस के रूप में, और 22 मई को विश्व
जैव विविधता दिवस के रूप में और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। अगर हम बात करें 5 जून की दोस्तों तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 17 जून के बारे में तो 17 जून को हमारा विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात कर लें 1 जुलाई की तो जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जनवरी माह से लेकर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षाओं में देश से संबंधित आपको याद ही रखने हैं। 2 प्रश्न और भी याद रख लीजिए कि 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ें। देखिए हाल ही में किसे भारतीय नौसेना में 35 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला आईएनएस सिंधु ध्वज, दूसरा दिया गया आईएनएस तलवार, तीसरा आईएनएस बलसुरा, चौथा आईएनएस वागसीर। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसका जो सही आंसर आपका होगा मित्रों यह होगा आईएनएस सिंधु ध्वज। अब ये भारतीय नौसेना के द्वारा 35 वर्ष की सेवा के बाद इसको सेवा मुक्त किया गया। तो इसका हम इस जाने कि यह 1987 ईस्वी में कमीशन हुआ था या लिया गया था भारतीय नौसेना के अंतर्गत। अगर हम बात करें यहीं पर भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं तो जनरल मनोज पांडे जी जो हैं वो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। अगर हम यही बात करें थल सेना के प्रमुख के रूप में, अगर हम बात करें यहीं वायुसेना के रूप में तो वायुसेना के रूप में विवेक राम चौधरी जी हैं। और अगर हम बात करें जल सेना की या नेवी की बात करें तो एडमिरल हरि कुमार जी जो हैं ये नेवी के प्रमुख के रूप में हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण और भी चीजें दी गई हैं, जैसे यहाँ दिया गया आईएनएस तलवार। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है तो आईएनएस तलवार का संबंध आईएनएस ऑपरेशन संकल्प का संबंध जो है आईएनएस तलवार से है। अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंस कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो प्रेसिडेंस कलर अवार्ड से आईएनएस बलसुरा को सम्मानित किया गया है। और अगर हम याद कर पा रहे हो तो प्रोजेक्ट 75 जो हाल फिलहाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा, ये क्या है तो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां हैं। कौन कौन है? कलवरी है, करंज है, खंडेरी है, बेला है, बागसीर है, साथ ही बागीर है। ये जो आपके हैं 6 पनडुब्बियां स्कॉर्पियन श्रेणी की हैं, इनको प्रोजेक्ट 75 के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहा जाता है ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। तो यहां देखिए पहला दिया गया है विक्रम लिमए, दूसरा आशीष कुमार चौहान, तीसरा RK गुप्ता, चौथा विनय मोहन क्वात्रा। इस प्रश्न का जो सही हमारा आंसर होगा यह आंसर होगा आशीष कुमार चौहान। अब यहाँ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्था का नाम दिया गया है दोस्तों सेबी। तो सेबी किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था तो अधिनियम 1992। और सेबी दिवस कब मनाया जाता है तो सेबी दिवस प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में किया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो माधुरी पुरी बुच। हाल ही के परीक्षा में पूछा गया है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो माधुरी पुरी बुच हैं। अब यहां से आपको यह ध्यान देना है कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं कौन? आशीष कुमार चौहान। एक प्रश्न और जानिए कि इन्होंने किसका स्थान लिया है तो विक्रम लिमये के स्थान पे कौन आए हैं? आशीष कुमार चौहान। साथ ही साथ अगर हम देखें RK गुप्ता जी को क्या नियुक्त किया गया है तो भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये नियुक्त किया गया है RK गुप्ता जी को। अब यहां विनय मोहन क्वात्रा जी दिया गया है तो भारत के विदेश सचिव
विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि जानना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों कि हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि अगर बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि राजीव कुमार जी के इस्तीफे के बाद। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं कि हाल ही में G20 देशों की जो बैठक 2022 की इंडोनेशिया में की जा रही है, इसके शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिताभ कांत, जो कि क्या थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इन्हीं के स्थान पे किसे रखा गया है? तो कांत जी को शेरपा नियुक्त किया गया है G20 देशों के लिए। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें यूपीएससी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपको यहां से याद रखना है कि भारत की पहली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया है धृति बनर्जी। जबकि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल। और जेएनयू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांति श्री धूली पड़ी। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन का खिताब जीता है? तो यहां देखिए पहला दिया गया है डी गुकेश, दूसरा आर प्रज्ञानंद, तीसरा दिया गया अरविंद चिदम्बरम, चौथा दिया गया है अभिमन्यु मिश्रा। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, आर प्रज्ञानंद ने हाल ही में शतरंज ओपन का पैरासिन का खिताब जीता है। अब आर प्रज्ञानंद से बात हो रही है तो आपको याद रखना है रेक्याविक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता था। और किसे पराजित किया था? तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज के खिलाड़ी जो हैं मैग्नस कार्लसन को इन्होंने पराजित किया था। अगर यही बात किया जाए ला रोडा चैंपियनशिप, शतरंज का चैंपियनशिप किसने किताब जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। साथ ही साथ ये रेक्याविक शतरंज का किताब किसने जीता था? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता था। और दूसरा किताब इन्होंने क्या जीता है? पैरासिन का किताब, अंतरराष्ट्रीय शतरंज का पैरासिन किताब। अगर हम बात करें डी गुकेश की तो भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश हैं। कौन है? डी गुकेश हैं। लेकिन यहां ध्यान यह रखना है गलत ना हो प्रश्न, अगर प्रश्न में विश्व का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी पूछा जाए तो वो कौन होंगे? तो अभिमन्यु मिश्रा होंगे। ये भारतीय मूल के हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो विश्वनाथ आनंद जी को भारत में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में बिला डी शतरंज का किताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने बिला डी का किताब, शतरंज का किताब जीता है। अब यहां से आपको याद रखना है कि विश्व शतरंज महासंघ, जिसे फीडे के नाम से जाना जाता है, इसको कब स्थापित किया गया था? तो फीडे की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। और यहां से आपको यह भी याद रखना है कि पेरिस में फीडे का आपका मुख्यालय है, पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय है, पेरिस में आपका FATF का मुख्यालय भी स्थित है। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है
कि हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ भुगतान प्रणाली को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अब यहां देखिए, पहला दिया गया है चीन, दूसरा दिया गया ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दिया गया इंडोनेशिया, चौथा दिया गया है जापान। जो यहां हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह होगा इंडोनेशिया। अब हाल ही के दिनों में इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता हुआ करती थी, जकार्ता के बाद कालीमंथन किया गया था, अब इसकी राजधानी नुनसनतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? नुनसनतारा है। आपको एक बात और याद रखना है कि एससीओ में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है, तो वह आपका ईरान है। जबकि आईएमएफ में शामिल होने वाला कौन है, तो अंडोरा जो है ये आईएमएफ में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। साथ ही साथ आपको हाल ही में ईरान ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है, उस मुद्रा का क्या नाम है, तो उस मुद्रा का नाम टोमान है। यह भी प्रश्न आपको याद रखने हैं। अब यहां इंडोनेशिया से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडोनेशिया है और हाल ही में चर्चा में रहा थॉमस कप, जिसको पहली बार भारत ने जीता है, पहली बार भारत ने जीता है। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि सर्वाधिक थॉमस कप जीतने वाला देश कौन सा है, तो 14 बार थॉमस कप जीतने वाला कौन सा देश है, ये इंडोनेशिया है। अब यहीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आरबीआई से संबंधित। अगर हम बात करें मित्रों, आरबीआई का गठन किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, किसका? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1935। और इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। जबकि भारतीय गवर्नर पहले कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। और इसका मुख्यालय उस दौरान क्या था, जो कि कोलकाता था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तब इसका मुख्यालय कहां चेंज किया गया, मुंबई। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें जापान से, तो G7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। G7 देशों की बैठक बुलाई गई, इसका आयोजन कहां किया गया, तो कहां किया गया है, तो इसका आयोजन जो है ये जर्मनी में किया गया। G7 देशों की बैठक जो बुलाई गई, इसका बैठक कहां बुलाया गया, जर्मनी में बुलाया गया। जबकि अगर हम बात करें जापान से संबंधित, तो जापान से आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक का 32वां और टोक्यो पैरा ओलंपिक का 32वां क्रम कहां आयोजित किया गया था, तो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें यहीं पर, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, 7 पदक। और पदक तालिका में किस स्थान पे था, 48वें स्थान पे था। जबकि पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते थे, 19 पदक। और पदक तालिका में कितना था, 24वां स्थान था। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही आपकी सफलता के लिए जरूरी होंगे। आप अगर इनको एक से अधिक बार रिकॉल कर लेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपके प्रश्न जब आएंगे परीक्षा हाल में आप बैठेंगे तो गलत होने वाले नहीं है। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और आपसे विदा लेने से पहले यहां आपको पुनः मोटिवेट रखने के लिए 2 शब्द लिखे गए हैं। अगर आप किसी चीज के सपने देख सकते हैं, तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। मतलब जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने सपने देख रखा है, यकीन मानिए वो लक्ष्य आपका होगा और वो सपना भी आपका पूरा होगा। लेकिन आपको शर्त यही है कि आपको अपने संकल्प पे दृढ़ रहना है, बने रहना है। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना, अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।